Hello everyone. So again I'm welcoming to you peoples. So 204 कोर्स नंबर है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटीज़, मतलब कि इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इस कोर्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल कॉन्सेप्ट्स लाइक कि हमारे मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जैसे कि कास्ट, क्लास, किनशिप, फैमिली, रिलीजन। तो कास्ट, क्लास, किनशिप, फैमिली तो हम पढ़ के आए हैं हमारा पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में कि व्हाट इज़ फैमिली, है ना। किनशिप एंड कास्ट, क्लास, ये सब क्या होती है, मैरिज क्या होती है। तो ये सारे क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें हमारा रिलीजन भी आएगा। तो रिलीजन क्या है, ये एक पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब कि एक आइडियाज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस है जो जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, राइट। तो इस कोर्स के अंदर ये फाउंडेशंस हमें रखनी है। साथ में हमें क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझना है कि जो पुराने ज़माने से आते आ रहे हैं कि भाई ऐसा तो होता है ना, हमारे समाज में क्या रहा है, पर्सपेक्टिव क्या रहा है, और आज के टाइम में कितना बदलाव हो गया है समाज के अंदर। तो वो हम देखने जा रहे हैं, भारत में देखेंगे, स्पेशली भारत में। तो भारत में पिछली बार हमने ये भी देखा था कि कास्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ट्राइबल ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, ST SCs कैसे हो रहे हैं, और इनके लिए क्या रिजर्वेशंस हैं। और भी हमने बात की थी कि भाई ये जो है विमेंस के बारे में, और भी जो डिप्राइव्ड ग्रुप है हमारे सोसाइटी के अंदर, उनको कैसे सरकार उसको अपलिफ्ट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पे हमें पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी है कि भाई ये चीज़ क्यों आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के पश्चात भी, है ना, नेशनल बिल्डिंग की बात हम करते हैं, प्लुरैलिटी, मतलब कि सोसाइटी में कितना डिफरेंसेस हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग, कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेनर एरिया है, कहाँ पे प्लेन्स हैं तो कहीं कुछ है। तो मतलब अलग अलग रीजन्स हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के पश्चात भी हम देखते हैं कि भाषाएं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हम देखते हैं कि भाषाएं बदल जाती हैं। व्यक्ति का पहनावा, रंग ढंग, बातचीत, यू नो बोलने की एक्सेंट जो होती है वो बदल जाती है। उनका कल्चर जो होता है, हम कुछ खा रहे होंगे वो कुछ और खा रहे होंगे, तो एथनिसिटी जो है वो बदल जाती है। रिलीजन हो गया, कल्चर कल्चर हम देखते हैं कि कुछ आदतें हमारे कल्चर में वो सही नहीं होंगी, बट उनके कल्चर में वो आदतें प्राउड फीलिंग लेके आती है। तो मतलब कि अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत डाइवर्स है, प्लूरल है। तो कहने का मतलब है कि उसको समझने का प्रयास करेंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी। देखो, अगर अलग 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 सब लोग सोचेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड होगी ना। तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जब हम हर पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, हम किसी के शूज़ में जाकर हम एम्पैथेटिकली किसी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग आती है। द कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस एंड द रिटन असाइनमेंट्स ऑन द की सोशल थीम्स। तो मतलब कि हम क्या करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हम, ठीक है, बातचीत के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू, रिटन असाइनमेंट्स के थ्रू हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में कैसे है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, पहला यूनिट हमारा क्या है, कंसेप्चुअलाइज, मतलब कि हम इंडियन सोसाइटी को जड़ से समझने की कोशिश करें कि भाई क्या है। तो भाई इंडियन सोशल हिस्ट्री, समाज में क्या सोशल हिस्ट्री रही है, कल्चर क्या रहा है, ठीक है, कल्चर कितना मतलब कि प्लूरल रहा है, मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है। तो डाइवर्सिटी जब हम देखते हैं तो कितने बेसिस पे डाइवर्सिटी है, रीजनल बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। तो लोग जो हैं भारत में, उनके कितने ग्रुप्स हैं, मतलब कि आप उसको गिनती करने बैठोगे ना तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, लॉट ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड कम्युनिटीज़। हम देखते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, पीपल्स ऑफ इंडिया और उनका ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला।
तो इसमें हमने यही बताना है कि भाई व्हाट इज़ द कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब। दूसरा हमारा आता है यूनिट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो इस पे किस किस ने थियोरीज दी हैं, क्या क्या वो बात करते हैं हमारे थिंकर्स हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव की हिस्ट्री क्या कह रही है और कल्चर में क्या है। तो योगेंद्र सिंह है और डीडी कोसाम्बी, ठीक है, ये कोई है। तो ये हमारे लिए न्यू थिंकर्स हैं, तो इसको हमने अच्छे से स्टडी करना है कि ये क्या कहते हैं। हिस्ट्री और कल्चरल पर्सपेक्टिव इनका क्या है। तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में आ गया। इंडोलॉजिकल, जैसे इंडोलॉजिकल एंड टेक्सुअल, तो जीएस गुर्रे ने, लुई दूमो ने जो हमारे जो टेक्स्ट थे, जैसे कि जो हम देखते हैं कि भाई भगवद गीता, उपनिषद, वेदास, तो ये सभी उन्होंने स्टडी करे हैं। और स्टडी करने के पश्चात उन्होंने इंडोलॉजिकल टेक्सुअल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी कि भाई हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी रही है, और ये कैसे हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अगर कास्ट सिस्टम प्रेजेंट है तो किस बेसिस पे। तो जीएस गुर्रे ने बहुत स्टडी करी थी, मतलब कि लगभग उन्होंने सही सारी जो इंडियन टेक्स्ट थी, पुराण, उपनिषद एंड ऑल दीज सब पढ़े हैं। तो सब पढ़ने के पश्चात उनका ये आर्म चेयर, वो थिंकर्स थे, आर्म चेयर मतलब कि अपनी कुर्सी पे बैठ के अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते थे, क्योंकि वो पढ़ते थे ना बुक्स। तो लुई दूमो हो गया। लुई दूमो का क्या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उन्होंने भी हमारे इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करा था, तो उसके बारे में भी हमने देखना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में क्या हम देखते हैं, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। फंक्शनल, तो क्या फंक्शन हम करते हैं, एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का पर्सपेक्टिव चलेगा। तो यहाँ पे हमने 6 थिंकर्स हैं। एक हो गया डीडी कोसाम्बी, योगेंद्र सिंह, जीएस गुर्रे, लुई दूमो, एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट दे थॉट अबाउट इंडियन सोसाइटी। पर्सपेक्टिव 2, यूनिट 3 में पर्सपेक्टिव और लोगों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी, जैसे कि डीपी मुखर्जी का पर्सपेक्टिव ऑन मार्क्सियन थ्योरी, कि मार्क्स क्योंकि वो प्रभावित थे ना, तो भारत में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी बात हो रही है। ये मार्क्सियन जो है डीपी मुखर्जी हो गए, ए आर देसाई हो गए, ठीक है, ए आर देसाई। सिविलाइजेशनल व्यू, जैसे कि एन के बोस का हो गया, सुरजीत सिन्हा, ठीक है, ये नए थिंकर हमने देखा, एन के बोस भी। तो इनका सिविलाइजेशनल व्यू क्या कहता है अबाउट इंडियन सोसाइटी। जैसे सबर्टन पर्सपेक्टिव भी एक बताता है कि भाई कैसा है ना। तो बी आर अम्बेडकर का और डेविड हैडीमैन का, ये भी हमारे नए थिंकर हैं, तो इसको भी हमने देखना है। तो आगे हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हमारा कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स, मतलब कि कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हो रहा है, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया। भारत में जैसे कि हमने एमर्जेंस ग्रेजुएशन में पढ़ा था, बीए के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे इंडिया में ये कब डिसिप्लिन ओपन हुआ, ठीक है, भारत में इसका कैसा उदय हुआ, सोशल कंडीशनिंग इन इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, भारत में कैसी कंडीशंस रही जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी इंडिया में कैसी है, ठीक है, ये देखना है। क्वेस्ट फॉर द इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि सोशियोलॉजी को इंडिजिनाइज कर दिया, मतलब कि आप देखो सोशियोलॉजी एमर्ज तो यूरोप में हुई थी, बट भारत में जो सोशियोलॉजी है वो क्या बता रही है, ठीक है, उसमें हमारे मुद्दे क्या हैं। सोशियोलॉजी वहाँ पे तो इस्टेब्लिश हुई थी क्योंकि एज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने के लिए, वहाँ पे कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट इंडिया में तो है ना। इंडिया इज़ अ मल्टी डाइवर्स कंट्री,
तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने समझा ना कि यहाँ पे ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने इंडिजिनाइजेशन कर दिया सोशियोलॉजी को। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अजीब सा है थोड़ा। तो इसमें तो आपको यही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, तो ओवरऑल अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो सबसे पहले तो पहले यूनिट में तो आपको डाइवर्सिटी, यूनिटी ना डाइवर्सिटी की बात करनी है। दूसरे और तीसरे यूनिट में आपको पर्सपेक्टिव समझने हैं कि इन लोगों का क्या कहना है अबाउट दिस, है ना। और रही बात फोर्थ यूनिट में आपको ये बताना है कि जो हम ये सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं इंडिया में, इसका इमरजेंस कैसे हुआ, ये कहाँ किसने लाई, कौन डिसिप्लिन लेके आया, यूनिवर्सिटीज़ में किसने लाया, और ये कैसे ये वर्क कर रही है, और कैसे हम सोशियोलॉजी को इंडिया में एज अ समाज को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, और कैसे ये मतलब कारगर साबित हुई है। तो ये है इसका ये मेन क्रक्स। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।